ग्रीटिंग्स एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एग्जामपुर परिवार में। मैं आप सभी का इस वंडरफुल सेशन में वेलकम करता हूं। उम्मीद है कि सारे के सारे स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो बच्चे, सभी का इंतजार अंत होता है बच्चे, और आज का जो सेशन है बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल, बहुत ही मजेदार, बहुत ही, मैं क्या ही कहूँ आप लोगों को, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। जल्दी से एक बार शेयर कर देंगे बच्चे लिंक को, सभी बच्चे, ठीक है ना, शेयर करके आ जाएंगे। सभी को नमस्कार, सभी को ग्रीटिंग, सभी को जय हिंद, सभी को जो भी आप बोलना चाहें, ठीक है ना यहाँ पे। तो बच्चे, उम्मीद आप बहुत अच्छे होंगे और कहीं ना कहीं सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे, हमारी बताई हुई स्ट्रेटेजी को बहुत अच्छे तरीके से सीख और समझ रहे होंगे। ये पूरी की पूरी कहानी आप सभी के साथ बच्चे मैं यहाँ पे शेयर करूंगा, जो कि बहुत ज्यादा स्पेशल रहने वाली है। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं इसी कहानी को और आगे आप सभी के साथ लेकर चलता हूं कि आज हम क्या करने वाले हैं। पर बिफोर दैट हम कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ खास, कुछ बेहद ही ज्यादा जरूरी हम इस चीज को देखने की कोशिश करते हैं। दिवाली धमाका ऑफर मेरे बच्चे यहाँ पे इस दिवाली सिलेक्शन के साथ दीजिए अपने परिवार को खुशियों की सौगात, ठीक है ना। खुशियों की सौगात मतलब एग्जामपुर के सभी कोर्सेज पे बच्चे, जितने भी कोर्सेज हैं, दिवाली के इस पावन पर्व पर आप सभी को 75% का ऑफ मिल रहा है। आप 75% ऑफ का लुत्फ उठा सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। जितने भी कोर्सेज आपको लेने हैं बच्चे, सिर्फ एक छोटा सा काम करना, जो भी आप कोर्स खरीदना चाहते हैं, कूपन सेक्शन में जाकर आपको लिखना है दिवाली 75। जैसे ही लिखेंगे वहां पे चमत्कार आपको देखते हुए मिलेगा। चमत्कार बोला मैंने, ठीक है ना। तो चमत्कार होता वहां पे दिखेगा बच्चे, और बहुत अच्छी तरीके से आपका जो डिस्काउंट है वहां पे देखने को मिलेगा। जैसे आप अप्लाई करोगे, पेमेंट करोगे, आपके सामने 75% ऑफ के साथ आपको एक बहुत ही खूबसूरत बैच मिल जाएगा, जो भी आप खरीदना चाहते हैं। अगर आप खुद नहीं चाहते तो अपने दोस्तों को यहां पे बोल सकते हैं, उनको कह सकते हैं कि प्लीज आप इसको ले सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, एग्जाम्पल हमेशा बच्चे आप सभी के लिए टाइम टाइम पे काम करता रहता है। डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज, डिफरेंट डिफरेंट ऑफर लेकर आता रहता है। ये बच्चे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए रहते हैं जिनको पेमेंट का बहुत इश्यू रहता है, पैसा प्रॉपर नहीं होता बट करना बहुत कुछ चाहते हैं। उन सभी की वजह से, उन सभी के लिए बच्चे, और उन सभी की वजह से ही ये चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। तो बच्चे, जो भी बच्चे हैं यहाँ पे आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। जल्दी से जाए बच्चे, और जो ये सिर्फ आप सभी को, जो बच्चे ये देखने को मिल रहा है, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं बच्चे, ठीक है ना, ये 27 तक ही है। कितना बोला मैंने यहाँ पे? 27 ही तक अवेलेबल है, उसके बाद ये अवेलेबल नहीं रहेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस बात को आप बड़ी अच्छे तरीके से क्लियर कर लेंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप इसको सीखते हुए, समझते हुए चलेंगे। क्लियर है मेरे बच्चे? तो ये बात आप ध्यान रखना। दूसरी चीज बच्चे, मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करूंगा। अब शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट पैटर्न, कॉमनली यूज स्पोकन इंग्लिश एक्सप्रेशंस की। आज इस सीरीज में हम वो कुछ कॉमन एक्सप्रेशंस को डिस्कस करेंगे जो आपकी रेगुलर लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब, राइट, आपके ईडियम के मिलकर बने हुए कुछ ऐसे एक्सप्रेशन हैं जो आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। आप सभी को इनको बड़ी अच्छी तरीके से अपनी लाइफ में ऐड करना। देखिए, मैं आपको हमेशा एक बात बोलता हूं बच्चे, बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा इस चीजों को। किसी भी चीज को सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? उस चीज को, उस सब्जेक्ट को आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करने लगिए। बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं बच्चे, हम जब तक यूज नहीं करेंगे तब तक हम उसको उस लेवल पे लेकर नहीं जा पाएंगे। ये सबसे जरूरी चीजें हैं। अगर आप यूज करने लग जाएंगे, अच्छे से अपनी बातों को, जो आप सीख रहे हैं उसको अपनी लाइफ से रिलेट करने लग जाएंगे, तो आप हर एक सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल कर सकते हैं। ये मेरा मानना है बच्चे, और सालों की रिसर्च है जो मैं आपके साथ यहाँ पे, मैंने आपके सामने रखी भी है बच्चे, और काफी बार मैं बता भी चुका हूं। क्योंकि क्या होता है ना बच्चे, हमें कोई चीज तभी याद नहीं रहती जब तक वो रिपीट नहीं होती। जैसे कि मैंने एक राइटर का नाम आप लोगों को बताया था, जर्मन साइकोलॉजिस्ट है हरमन एबिंगवेस, राइट। उन्होंने मेमोरी पे स्टडी किया और उन्होंने बहुत खूबसूरत बात दी कि जो चीजें रिपीट होती है हमें वही याद रहते हैं। बोलोगे इसमें क्या नई बात है बच्चे? उन्होंने उसका रीजन भी दिया कैसे हम याद रख सकते हैं। वो सारी की सारी बातचीत में हमने पहले भी बताई है, और आज भी मैं आप सभी के सामने दोबारा से वही चीजें शेयर कर रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं बच्चे कि वैल्यू क्या है, किस तरीके से हमें अपनी बातों को आगे लेकर जाना है, और कैसे कैसे हम चीजों को बहुत अच्छे तरीके से सीख और समझ सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये बात हमें जाननी है और सीखना है। राइट मेरे बच्चे, तो ये बात भी हमें ध्यान अच्छी रखनी है।
कॉमनली यूज्ड स्पोकन इंग्लिश एक्सप्रेशंस की इस लिस्ट में हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट यही निकल कर आता है कि जितने भी सेंटेंसेस, जितनी भी कहानी हम सीखते हैं, समझते हैं, वो सारी की सारी बातें हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जानी चाहिए। समझ रहे हैं बातों को? तो ये बात भी हमें अच्छे तरीके से जान लेनी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करना शुरू कर दीजिए। चैट तो करते ही है ना आप, वर्ड्स तो यूज करते हैं, तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा लेकिन को आप बट कहने लग जाए टेटू को ना, क्या प्रॉब्लम हो जाएगा बच्चे, ठीक है ना? जब आप सच कहूं तो की जगह पे टू बी ऑनेस्ट कहने लग जाए तो बहुत अच्छा ही होगा ना। आप अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड करना शुरू कीजिए। जब आप अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे तो आपकी लाइफ में भी वैल्यू ऐड होना शुरू हो जाएगी और आप बहुत खूबसूरती के साथ अपने सेशंस को एंजॉय कर पाएंगे और चीजों को सीख पाएंगे मेरे बच्चे, ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये है क्या बच्चे। है दीज इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस आर यूज्ड इन डे टू डे कॉन्वर्सेशन टू प्रेजेंट डिफरेंट सेंस एंड मूड ऑफ ए पर्सन, राइट? ये डिफरेंट सेंस एंड मूड ऑफ ए पर्सन बेसिकली क्या होता है कि जितने भी हम सेंटेंसेस को बोलते हैं, जितनी भी कहानी को हम अपने साथ रखते हैं, उस सेंसेस को, उस डिफरेंशिएट को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उस बात को हम अपने हाथ मतलब अपने मैं कहने की कोशिश करूं, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन होता है जो रेगुलर लाइफ में यूज किए जाते हैं और मैक्सिमम केसेस में ये वो एक्सप्रेशन होते हैं जो आपकी रेगुलर लाइफ से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न होते हैं, ठीक है ना? कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि हम कुछ ऐसी बात बोल देते हैं बट उसके साथ ऐसे सेंटेंस अक्सर आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो इंपॉर्टेंट होते हैं। वही बच्चे ये हैं, मतलब चुन चुन के, ठीक है ना, चुन चुन कर सेंटेंसेस आप लोगों को बता रहा हूं मैं, ताकि आप अपनी रेगुलर लाइफ के अंदर थोड़ा बेटरमेंट कर पाए, बेटर बना पाए उस चीज को। चलिए बच्चे नेक्स्ट मूव करते हैं। आखिर इसका अंत क्या होगा? क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? आखिर इसका अंत क्या होगा? आखिर इसका अंत क्या होगा? जब भी आप ऐसे सेंटेंस बोलने की कोशिश करते हैं तो आपने एक चीज देखी होगी बच्चे, यार इसका अंत क्या होगा, ये क्या है, मतलब इसका मतलब एंड क्या है इस चीज का? तो जब भी कोई चीज बोली जाती है बच्चे, आखिर इसका अंत क्या होगा, उस सेंटेंस को हम बड़ी खूबसूरती के साथ, बहुत पॉजिटिव नेचर के साथ हम कहने की कोशिश करेंगे मेरे बच्चे। क्या हम बोलेंगे यहाँ पे? आफ्टर ऑल व्हाट विल बी इट्स एंड। क्या बोलेंगे? आफ्टर ऑल व्हाट विल बी इट्स एंड, कि आखिर इसका अंत क्या होगा, ठीक है ना? इस चीज का अंत क्या होगा? आफ्टर ऑल व्हाट विल बी इट्स एंड, कि आखिर इसका अंत क्या होगा। तो अक्सर आप बोलते हैं यार ये चीज शुरू तो हो गई है, इसका अंत है क्या? कहां पे जाके चीजें खत्म होगी, क्या है इसका अंत, ठीक है ना? तो जब भी ऐसी बातें बोली जाए बच्चे, वहां पर हम इस सेंटेंस को इस तरीके से यूज कर सकते हैं बड़ी ही खूबसूरती के साथ। अब ऐसा नहीं है कि ये सेंटेंस सिर्फ इसी तरीके से बनाया जाएगा, इसके और भी वेज हो सकते हैं। आप भी बच्चे लिख के बता सकते हैं जो डिफरेंट आप जो बच्चे यहाँ पे अवेलेबल हैं। एक चीज ध्यान रखना, बिगिनर के लिए आप जो भी चीजें लिखेंगे वो सब बिल्कुल सही होती हैं। लैंग्वेज के अंदर गलत कुछ नहीं होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ देयर इज नो रूल इन द लैंग्वेज एंड देयर इज नथिंग दैट डज नॉट हैपन इन अ लैंग्वेज। लैंग्वेज में कोई रूल नहीं है और ऐसा कुछ नहीं जो लैंग्वेज में नहीं होता है। क्लियर होगा बच्चे? तो इस बात को जितना जल्दी आप समझ लेंगे उतना जल्दी आप चीजों को क्लियर कर पाएंगे और आगे आप अपनी बातों को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी कर पाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चे, नेक्स्ट को देखने की कोशिश करते हैं आखिर है क्या। सब बेकार हो गया, जितना एफर्ट्स लगाया सब बेकार हो गया। आप बोलोगे यहाँ पे ऑल इज वर्स, राइट? आप ऐसे कहने की कोशिश करोगे ऑल, बेसिक लर्नर बोलेंगे ऑल आर बैड, राइट? ऐसे को कोशिश करते हैं ना बोलने की ऑल आर बैड। बट मैं आपको हमेशा एक बात बोलता हूं बच्चे कि देखो, कुछ ना बोलने से बेहतर है कि जो आ रहा वो बोल दो, ठीक है ना? कुछ ना बोलने से बेहतर है कि जो आपके मन में आ रहा है वो बोल दीजिए। वो कहीं हद तक फिर भी बेटर होता है, क्योंकि बिल्कुल ना बोलने से बेटर होता है कि कुछ तो आप बोल रहे हैं ना, एटलीस्ट आप कुछ तो वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं ना। और वो वैल्यू तब हो पाएगी बच्चे जब आप सेंटेंस को बोलेंगे। अब यहां पे मैंने बोला इडियोमेटिक। देखना एक बच्चे ध्यान से सुनने मेरी बात को। सबसे पहला हमारा वोकैबुलरी का सेगमेंट आता है जिसको हम वर्ब कहते हैं। हम पहले वर्ब सीखते हैं, वर्ब के बाद हम फ्रेजल वर्ब सीखते हैं। फ्रेजल वर्ब के बाद मेरे बच्चे हम कहीं ना कहीं स्विच करते हैं, जो कि होता है हमारा कॉलिगेशन, ठीक है ना? वो अलग अलग तरह से बनाया जाता है।
और उसके बाद बच्चे में ईडियम फ्रेजेस पे आते हैं। उसके बाद आते हैं इडियोमेटिक एक्सप्रेशन। मतलब क्या है, लास्ट का वोकैब का सबसे पीक पॉइंट होता है इडियोमेटिक एक्सप्रेशन। जो इंसान इडियोमेटिक एक्सप्रेशन अपनी भाषा में यूज करता है उससे उसका लैंग्वेज का स्टेटस पता चलता है, उसको कितना डेप्थ का नॉलेज है, कितने अच्छे शब्द यूज कर पा रहा है। और बच्चे ईडियम जो है ना वो आपकी लैंग्वेज के अंदर एक अलग ही वैल्यू ऐड करते हैं। इस बात को ध्यान रखना, लैंग्वेज के अंदर एक अलग ही वैल्यू ऐड करते हैं। तो इडियोमेटिक एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अपने लैंग्वेज के स्टैंडर्ड को हाई दिखाने के लिए, अपनी रैपो बनाने के लिए, ये बहुत जरूरी होते हैं, राइट। बट ये इतने से आसान भी नहीं होते, क्योंकि मैक्सिमम केसेस पे क्या होता है ना बच्चे, हम जब यूज कर रहे होते हैं इडियोमेटिक एक्सप्रेशन तो सामने वाले को बहुत कम पता होता है, पहली बात तो ये। दूसरी चीज, हमें खुद ही नहीं पता होता कि इसको यूज कैसे करना है। तो ये बच्चे हमें सीखने ही पड़ते हैं, राइट, और इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि कैसे इसको यूज किया जाना चाहिए। कई बच्चों को तो ईडियम यूज करने भी नहीं आते कि ईडियम होते क्या है। आइडियम कहते हैं कुछ लोग, बट ईडियम होता है, राइट। और इसको भाई यूज कैसे करें, इसमें कंफ्यूज रहते हैं। बट मैं आपको बहुत सिंपल से तरीके बताता हूँ, ईडियम का यूज करना भी सीखे कि यूज कैसे करते हैं। कुछ चीज सीख लेना खत्म नहीं हो जाती वहां से, उसका यूज भी, उसका यूसेज भी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है बच्चे। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। सब बेकार हो गया मतलब क्या है कि उस सेंटेंस स्टेटमेंट पे बोला गया है कि आपने कोई एफर्ट किया और वो बिल्कुल खराब हो गया बच्चे, तो आप क्या बोलते हैं, सब बेकार हो गया यार। तो उसको हम कह सकते हैं मेरे बच्चे, ऑल हैज गॉन वेस्ट। क्या बोलोगे, ऑल हैज गॉन वेस्ट। क्या बोल रहे हैं, ऑल हैज गॉन वेस्ट। अब एक और चीज है, यहाँ पे हैज क्यों आया भाई, ठीक ठीक है। यहाँ पे ऐसे भी तो बोल सकते ऑल वेंट गॉन, ऑल वेंट वेस्ट, ठीक है ना, ऐसे भी तो बोल सकते ऑल वेंट वेस्ट, ऐसे भी तो बोल सकते थे। हैज गॉन क्यों आया है बच्चे, आपको सिचुएशन बताता हूँ, दोनों ही सेंटेंस सही है, बट बेसिकली यहाँ पे लिखा क्यों गया है ये हैज क्यों है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए इंग्लिश जो है ना बहुत ही साइंटिफिक लैंग्वेज है और ये सिचुएशन के हिसाब से काम करती है। अब ये किस सिचुएशन पे बोला जाता है, जैसे कि आप सपोज करो आप मिट्टी का घर बना रहे हो, रेत से कुछ बना रहे हो और वो एकदम से खराब हो गया, अब क्या कहते हो, यार सब कुछ खराब हो गया। तो आप बोलोगे ऑल हैज गॉन वेस्ट, कि सब कुछ खराब हो गया। मतलब क्या, वो रीसेंट एक्टिविटीज को बता रहा है। तो जब भी कोई काम रीसेंट में कंप्लीट होता है उसको हम रीसेंट पास्ट से बनाते हैं। और रीसेंट पास्ट बच्चे किसको कहा जाता है, जिसको आप प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। परफेक्ट मत बोलना, ठीक है ना। ये प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है बच्चे, इसी को हम क्या कहते हैं, बेसिकली इसी को कहा जाता है रीसेंट पास्ट। जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, जितने भी काम अभी अभी खत्म होते हैं, जो नेटिव स्पीकर है बच्चे वो इसीलिए हैज से बनाते हैं कि जो भी रीसेंट काम होते हैं उसको बताने के लिए हम इसी को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आपने एक सेंटेंस सुना होगा, ही हैज नॉट कम येट, कि वो अभी तक नहीं आया, मतलब वो रीसेंट एक्टिविटीज की बात कर रहा है बच्चे। आई हैव जस्ट टेकन, कि मैंने अभी अभी किया है। आई हैव जस्ट टेकन मील, राइट, मैंने अभी अभी खाना लिया है। तो जब भी हम ऐसा बोलते हैं उसके लिए हम इस तरह की बातें वहां पे लिखने की कोशिश करते हैं सेंटेंसेस के साथ। इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बता रहा हूं तुम्हें, ध्यान रखना इस बात को। नेक्स्ट चलते हैं मेरे बच्चे। अब चाहे जो हो जाए भाई साहब, ठीक है ना, अब चाहे जो हो जाए उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, ठीक है ना। अब चाहे जो हो जाए भाई साहब, इंग्लिश तो सीख के रहनी है, ठीक है ना। उसने मुझे गवार कह के छोड़ दिया है, इंग्लिश सीखूंगा, सैमसर की क्लासेस देखूंगा, दिन रात मेहनत करूंगा, बट उसको दिखा दूंगा कि भाई साहब मेरे अंदर भी पोटेंशियल है। आई हैव कैलिबर, आई हैव पोटेंशियल टू एक्सपैंड, राइट, कि मेरे पास भी कैलिबर है, मेरे पास भी पोटेंशियल है और मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। तो ऐसी बातों को बताने के लिए मेरे बच्चे वहां पर हम इसका यूज करते हैं, ठीक है ना, बड़ी खूबसूरती के साथ, बहुत ही आराम से, बहुत ही सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ हम चीज़ों को इस तरीके से लेकर चलते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा खास है, बहुत ही ज़्यादा एक स्पेशल रहने वाली है, राइट। क्लियर है बच्चे, चलिए। तो जब भी हम कहते हैं, इसको कहते हैं रेडीमेड डायलॉग। और इस बात से एक और चीज पता चलेगी, उन बच्चों को यहां से पता चलेगी जो बच्चे ट्रांसलेट करते हैं, जिनको भाई साहब जो पापा के, ठीक है ना, पापा की परी होती हैं और मम्मी के मगरमच्छ होते हैं, पापा की मगरमच्छ होती है, हाँ जो भी है वटेवर, ठीक है। तो भाई साहब उनको भी पता चलेगी, क्योंकि एक चीज ध्यान रखना, काफी लोगों को ऐसा लगता है कि इंग्लिश को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, जैसे हिंदी में होता है वैसे होता है, बच्चे अलग है। इस जो यहाँ पे आने वाला है ना अभी, ये है एक रेडीमेड डायलॉग जो यूज किया जाता है मैक्सिमम कॉन्वर्सेशन में। कम वट में, अब कुछ लोग बोलेंगे कम का मतलब आना, वट का मतलब क्या, मे का मतलब शायद, आना क्या शायद, क्या मतलब, बट इसका मीनिंग देखो क्या लिखा हुआ, चाहे जो हो जाए। कम वट में आई विल हेल्प यू, राइट, कम वट में आई वुड गिव यू मनी, राइट, कुछ चाहे जो हो जाए, वैसे पैसे मैं दूंगा, ठीक है। तो चाहे जो हो जाए
मैं तुम्हारी क्लास यूट्यूब पे रेगुलर लूंगा, ठीक है ना। तो जब भी आपको ऐसा कहना हो कि चाहे जो हो जाए भाई साहब, वाइफ बनाना है तो उसी को बनाना है, मेहनत करूंगा दिन रात भाई साहब, दिन रात एक कर दूंगा, बट उसको जाने नहीं दूंगा चाहे जो हो जाए, ठीक है ना। जमीन आसमान एक हो जाए चाहे जो हो जाए, मतलब जमीन आसमान एक हो जाना चाहे जो हो जाए, एक अल्टीमेट इसी एक्सप्रेशन को हम कह सकते हैं। तो वहां पे हम बोल सकते हैं कम व्हाट मे, क्या कह सकते हैं, दिस इज कम व्हाट मे, हम ये ऐसे करके रिपीट कर सकते हैं। क्लियर पॉइंट। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली दैट आई वांट टू एक्सप्रेस माय थॉट्स, राइट। ये बिल्कुल वही है जो हम अपने थॉट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। डेफिनेटली इस बात को आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ भी पाए होंगे। करिए, चलिए शुरू करते हैं। दूसरी चीज मेरे बच्चे में शुरू करेंगे, उसकी तौहीन मत करो। उसकी तौहीन मत करो। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या आंसर करेंगे, डोंट इंसल्ट। ठीक भी है, होना भी चाहिए, ठीक है ना। गलत सेंटेंस आपका नहीं है। उसकी तौहीन करना मतलब उसकी बुराई मत करो, ठीक है ना। ये डू नॉट से एनीथिंग रॉन्ग अबाउट हर, ऐसे भी हम कह सकते हैं। तो ये भी सेंटेंस हो सकता है, मतलब बोलने का तरीका अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना। बट हम सीख रहे हैं, इंग्लिश का लेवल ऊपर होना चाहिए भाई साहब। और इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, ये बच्चे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनका लेवल ऑटोमेटिकली ठीक है, ठीक है ना। बेसिक स्टूडेंट्स भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। बट जिनका लेवल अच्छा है वो स्टूडेंट्स जो है इसको जरूर ऐड कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास रहने वाला है। तो अगर आप वैल्यू ऐड करेंगे, अपने स्किल्स को इन्हांस करने के लिए यूज़ करेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा आप चीज़ों को आगे के लिए लेकर जाएंगे और इसको धीरे धीरे तरीके से आप अपने आप को बढ़ा भी रहे होंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप इस बात को समझ पा गए। तो बच्चे हम इस बात को बोलते हैं डोंट। अब यहाँ पे एक शब्द है बच्चे, कुछ लोग इस शब्द को अलग ही तरीके से बोलते हैं, ठीक है ना। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा मेरे बच्चे, ठीक है ना। हालांकि ये पूछने वाला सिस्टम यहाँ पे चलता नहीं है, क्योंकि भाई साहब हमारी कहानी कुछ अलग है इस पोर्शन में, क्योंकि हमारी कहानी कुछ अलग है, हम इसमें समझ ही नहीं पाएंगे। इसमें हम समझ ही नहीं पाएंगे कि ये क्या है बेसिकली। बट मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो है ना डोंट, कुछ लोग इसको हो बोलते हैं ह्यूमिलेट, बट ये हैम्युलेट बोला जाता है बच्चे। क्या बोला जाता है, एक मिनट, एक सेकंड रुकेंगे बच्चे। ह्यूमिलिटेट होता है बच्चे, सॉरी क्या होता है, क्योंकि ये थोड़ा कैपिटल फॉर्म में लिखा तो रीडिंग करने में प्रॉब्लम हो गई। ह्यूमिलिटेट बोलते हैं बच्चे इसको, डोंट ह्यूमिलिटेट हिम। क्या बोला मैंने पे, डोंट ह्यूमिलिटेट हिम। ह्यूमिलिटेट होता है बच्चे ये, क्योंकि ह्यूमिलिटेट, ह्यूमिलिटेट क्या बोलते हैं, डोंट ह्यूमिलिटेट, इसको ऐसे बोला जाता है। इसमें यू करके साउंड आते हैं बच्चे, ठीक है ना। यू करके, जो कि आपने देखा होगा यू बना के दो दो लगते हैं, जिसको लॉन्ग ऊ कहा जाता है फोनेटिक्स के अंदर, वो हम यूज कर लेते हैं इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं। नेक्स्ट है मेरे बच्चे, मैं जो चाहूंगा वही करूंगा। मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगा, मैं जो चाहूंगा वही करूंगा, मैं जो चाहूंगा वही करूंगा। इस बात को भी हम अलग तरीके से बता सकते हैं। अब यहाँ पे बेसिक लर्नर जनरली क्या करेंगे, ऐसा बोलने की कोशिश करेंगे, वट आई लाइक आई डू, वट एवर आई थिंक आई डू। आपकी सभी सेंटेंस ठीक है, बट इडियोमेटिक एक्सप्रेशन में क्या बोलेंगे, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन की जब बात की जाएगी तो उसको अलग तरीके से डिफाइन किया जाएगा, और वो बहुत सिंपल है, बहुत ही अच्छी तरीके से चीजें यहाँ पे रहने वाली है। बच्चे पहले तो शेयर कर देंगे, ठीक है, शेयर करके आ जाएंगे सेशन को जल्दी से। सभी के सभी बच्चे शेयर कर दो, फोकस करो थोड़ा सा देखने की, ठीक है ना। पहले शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे सेशन को, जितने भी बच्चे, लाइक एंड शेयर नहीं रुकना चाहिए। ये भाई सब जितने भी टीचर पढ़ाते हैं ना यार, उनके लिए प्लीज कर दिया करो, ठीक है ना। और ऑनेस्ट फीडबैक वीडियो का जो कमेंट में जरूर ड्रॉप किया करो, कैसी लगी वीडियो। ये भी बच्चे बहुत जरूरी है। मैं जो चाहूंगा वही करूंगा, मैंने क्या बोला, मैं जो चाहूंगा वही करूंगा, तुम्हें मुझसे क्या। अक्सर एक दूसरा पार्टनर इसको बोल देता है, मैं जो चाहूंगा वही करूंगा, तुम मेरे पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, ठीक है ना। मेरी लाइफ है, मैं अपने हिसाब से जीऊंगा, मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। उसको यही सेंटेंस बोलना आगे से, ठीक है ना, इंग्लिश में। उसको समझ नहीं आएगा। I'll do what I'll wish. I do I'll do what I'll wish. I'll do what I'll wish, कि मैं जो चाहूंगा वो करूंगा।
तुम होते कौन है मुझे रोकने वाले, चिंटू के पापा, ऐसे बोलते हैं ना, चिंटू के पापा, होते कौन है मुझे रोकने वाले, मैं जो चाहूंगा वो करूंगा, मैं जो चाहूंगी वो करूंगी, आई डू वट आई विश। आप इस बात को इस तरीके से बोल सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे, मैं सच के साथ पर, मैं सच के रास्ते पर चलूंगा, क्या है, मैं सच के रास्ते पर चलूंगा, मैं सच का साथ दूंगा, मैं हमेशा सच के साथ खड़ा रहूंगा। तो जब भी ऐसी बात होगी बच्चे, वहां पर हम इस बात को इस तरीके से कह सकते हैं। अब यहां पे कुछ बच्चे ऐसे बनाने की कोशिश करेंगे, I'll stand on the path of trueness, हाँ ऐसे बोलोगे, जैसे कि वो एक मीम्स देखा आप लोगों ने, what you have, me have mom is me have, तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास माँ है, what you have, माँ है मेरे पास, me have mom is me have। क्या सेंटेंस भाई साहब, इतनी खतरनाक, हमारे गुरुजी है वो, ठीक है, उनसे इंग्लिश सीखो तुम लोग, नाम तो उनका नाम नहीं बताऊंगा बट तुम देखना, ठीक है ना, वायरल हुए थे भाई साहब। तो भाई साहब ये कुछ इसी तरह की कहानी हो जाएगी। बट देखो मैं एक चीज कहता हूं, उस चीज से भी, उस पर्सन से भी मैंने एक चीज सीखी है, और मैं हमेशा बात बोलता हूँ, लोग तो देखो यार सही बोलोगे तब भी मजाक बनाएंगे, गलत बोलोगे तब भी मजाक बनाएंगे, लोग कभी भी उंगली करना बंद नहीं करेंगे, इस बात को ध्यान रखना आप, ठीक है ना। तो बेहतर है भाई साहब, बेहतर है कि हम कुछ करके उंगली करवाएं ना, बिना करके ना, मतलब बिना कुछ किए उंगली करवाने का क्या फायदा। जिस दिन आप बहुत अच्छा बोलोगे ना, आज आप लोगों को, लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं, आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता, बहुत सारी चीज ऐसी होंगी, जिस दिन आप सही बोलने लग जाओगे ना, तो उसमें भी क्रिटिसाइज करने वो आ जाएंगे, देखिए इसने गलत बोल दिया, इंग्लिश पढ़ाता है ये। तो क्रिटिसिज्म तो हर जगह पे मेरे बच्चे, क्रिटिसाइज करेंगे लोग, हमेशा करते रहेंगे, बट आपको एक चीज ध्यान रखनी है, और वो मेरे बच्चे क्या है, आप सभी को फोकस करना है अपनी चीज पे। मेरी बात समझ रही है, अपनी चीजों पे फोकस करना है, अपनी बातों पे फोकस करना है, ताकि आप थोड़ा सा इंगेजमेंट बना पाए, आप अपने आप को बेहतर लेवल पे लेके जा पाए। ये बहुत ज्यादा जरूरी चीजें हैं, और इसी के लेवल पे हम अपनी चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इस बात को जितना जल्दी आप क्लियर कर लेंगे, उतना जल्दी आगे की चीजें भी सोल्व हो जाएंगी, ठीक है। तो यही मैं कहता हूं कि आप बोलें यार, आपको गलत आ रहा है सही आ रहा है मैटर नहीं करता है, यू जस्ट स्पीक, आप सिर्फ बोलें। आप बोलेंगे तो डेफिनेटली, लोग का तो काम है बोलना, आप बोल के जलाओ ना, बिना बोले जलाने का क्या फायदा है, आग। तो बच्चे इसको हम बोलेंगे, I'll tread on the path of success, I'll tread on the path of success, या बोल सकते हैं बच्चे यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं, I'll stand by द पाथ ऑफ सक्सेस, हम ये भी बोल सकते हैं कि मैं हमेशा सच के साथ खड़ा रहूंगा, ठीक है ना, ये भी आप बोल सकते हैं। आप बोल सकते हैं आई स्टैंड बाय ट्रूथ, आई स्टैंड बाय ट्रूथ, ठीक है ना, कि मैं सच्चाई के साथ खड़ा रहूंगा, बात एक ही है, ठीक है ना। मतलब अलग अलग तरीके से आप चीजों को यूज कर सकते हैं, बोल सकते हैं, सेंटेंसेस में ऐड कर सकते हैं, बट मैक्सिमम केस में बच्चे इसी तरीके के सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे, यहाँ पे झूठ के पैर नहीं होते भाई साहब, ठीक है ना, सुने आप लोगों ने सेंटेंस, ये वो सेंटेंसेस है बच्चे जो हम अपनी रेगुलर लाइफ में यूज करते हैं। जैसे कि आपने बोला होगा कि झूठ के कभी पैर नहीं होते भाई साहब, झूठ बेपैर होता है, ठीक है ना। झूठ के पैर नहीं होने का मतलब क्या है, कि झूठ बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं होता है, अनरियलिस्टिक होता है बिल्कुल, ठीक है ना। तो झूठ के पैर ना होना मतलब वो बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं है, अनरियलिस्टिक है। इस बात को हम इस तरीके से डिफाइन कर देते हैं। क्लियर हो गया मेरे बच्चे बात? तो अगर हम ऐसा बोल रहे हैं तो उसका बोलने का तरीका भी समझिए कैसा है यहाँ पे, कि झूठ के पैर नहीं होते मतलब झूठ बिल्कुल, एक कहते हैं ना कि कोई लेवल ही नहीं होता झूठ का, ठीक है। इस बात को हम ऐसे बोल सकते हैं, देखो जरा हम बोलेंगे falsehood has no legs, अब बोलेंगे lie has no legs, कुछ बच्चे ऐसे लिखेंगे, कुछ बच्चे लिखेंगे liar has no legs, ठीक है। मतलब बेसिक्स की बता रहा हूं मैं, हालांकि मैं गलत नहीं कह रहा हूं आप लोगों को, आपके सेंटेंस सही भी हो सकते हैं, आपके सेंटेंस गलत भी हो सकते हैं, ठीक है ना, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। बट एक चीज ध्यान रखना, आप सभी falsehood has no legs, ठीक है ना, falsehood को हमने झूठ से रिप्रेजेंट किया है, has no legs नहीं है, ठीक है ना।
इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि ये अब बात देखूंगा मैं इस चीज को बाद में। हैज नो लेग्स, जैसे कि मैंने बोला आई हैव मनी, आई हैव नॉट मनी, ठीक है ना। और मैंने एक सेंटेंस बोला आई हैव नो मनी, आई हैव नॉट मनी और आई हैव नो मनी। इन दोनों सेंटेंस में डिफरेंस अगर आप जानते हो तो मुझे बताना, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना, ऑफलाइन मैं चेक करूंगा, अभी तो नहीं रीड कर पाऊंगा, यहाँ पे आपको बताना है बच्चे कमेंट करके। हैज नो लेग्स, हैव हैज नॉट लेग्स भी तो हो सकता था, हैज नो लेग्स ही क्यों हुआ, रीजन है इसके पीछे भी, हम बात करेंगे उस सेपरेट वीडियो में भी बात करेंगे, बट बाकी कमेंट आप करेंगे तो मैं देख भी लूंगा। झूठ के पैर नहीं होते, इसका मतलब क्या बच्चे, फॉल्सहुड हैज नो लेग्स, कि झूठ के पैर नहीं होते, इस बात को हम इस तरीके से बोल सकते हैं। होने को कोई नहीं टाल सकता, मतलब क्या है कि जो भाई साहब आपके साथ होना है उसको कोई मेरे बच्चे रोक नहीं सकता, वो होकर रहेगा। इसका मतलब है कि होने को कोई नहीं टाल सकता, होनी जो है वो होकर रहेगी, होनी को कोई नहीं टाल सकते का मतलब है कि होनी जो है वो तो भाई साहब होके रहेगी। तो इस बात को भी आप ध्यान रखना, होनी को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं अलग तरीके से और वहां पे अलग तरीके से आप बात भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो होनी को कोई नहीं टाल सकता का मतलब समझ में आया बच्चे? यस, समझ में आया? मन तो ऐसा कर रहा है कि तुम्हें ये सेंटेंस छोड़ दूं मैं और इससे पूछूं ये बात बताना, क्योंकि एक ऐसा सेंटेंस है बच्चे, इस सेंटेंस को बनाने में अच्छे अच्छो इंसानों के तोते उड़ जाते हैं भाई साहब। होने को कोई नहीं टाल सकता, पहली बात तो होनी नहीं पता क्या होता है, ठीक है ना, फिर टालना नहीं पता क्या होती है, तो भाई साहब दिमाग घूमता है इस सेंटेंस में, ठीक है ना। रियलिटी में बता रहा हूं, ठीक है ना, मुझे भी नहीं आता था, सच बता रहा हूँ, सच बताने में कुछ नहीं जाता। पहली दफा जब मैंने सेंटेंस को देखा था मेरे को भी नहीं पता चल पाया कि ये बनेगा कैसे, सच बता रहा हूँ आप लोगों को, मेरी एक सच्चाई है, जो चीज आएगी भाई साहब मैं बिल्कुल लाइव कमेंट सेक्शन में भी बोल दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। और जो नहीं आएगी भाई साहब उसको भी बोल दूंगा, जो आती है डंकी की चोट पे हम बोलना जानते हैं कि हाँ ये चीज आती है। मेरे को नहीं पता था तो थोड़ा सर्च किया, ठीक है ना, एग्जैक्ट नहीं मिल पाया, फिर मेरे को एक ईडियम मिल गया बच्चे, एक लाइन मिल गई, ठीक है, और वो लाइन ये थी मेरे बच्चे, नोबडी कैन ओवर्ट द इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब होता है, इनएविटेबल का मतलब होता है बच्चे कि जो चीजें होनी है उसको हम रिटर्न नहीं कर सकते, वापस नहीं कर सकते, मतलब बदल नहीं सकते। नोबडी कैन ओवर्ट द इनवेटेबल, राइट, कि जो चीजें होनी है उसको हम टाल नहीं सकते। ओवर्ट का मतलब टालना, इनवेटेबल का मतलब होनी, ठीक है। इस तरीके से मतलब इस बात को हम लिखने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं बच्चे ये जो सफिक्स होते हैं, प्रीफिक्स होते हैं, वर्ड्स के स्टार्टिंग में जुड़ते हैं, एंड में जुड़ते हैं, अलग अलग मीनिंग को कन्वे करते हैं। आप सभी जानते होंगे, आप लोगों ने देखा भी होगा, मैक्सिमम हम कुछ पैटर्न इस तरीके यूज भी करते हैं। बट एक चीज मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम केसेस पे ये माना गया है मेरे बच्चे कि जब भी हम कोई सेंटेंस ऐसे बोलते हैं ना, तो उसके अंदर बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती है कि हम नॉर्मल तो सेंटेंस बोलते नहीं है, बट अलग अलग सेंटेंस हमारे सामने देखने को मिलते हैं। जैसे कि मेरे को ये वर्ड नहीं पता था, ठीक है ना, कि होनी क्या होता है, ठीक है ना, या क्या बोलूं, बैड वर्ड्स, बैड सिचुएशन, राइट, मतलब एग्जैक्ट नहीं मैं कनेक्ट कर पा रहा था, और वो एग्जैक्ट कनेक्ट ना होने की वजह से मैं सेंटेंस नहीं बना पा रहा था। इन सभी सेंटेंस को दिखाकर मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि भाई साहब कुछ लेवल ऐसा होता है जो आपकी पहुंच से भी बाहर होगा, बट अगर आप इनको सीख जाएंगे, क्या ये सेंटेंस आपकी लाइफ में नहीं बोला जाता? आपके घर पे आपके मामा मम्मी जरूर इस बात को बोलते होंगे कि होनी को भाई कोई नहीं टाल सकता, दो होनी जिसकी मौत आ रखी है वो तो जाएगा, ऐसा बोलते हैं। तो वो यही सेंटेंस है, नोबडी कैन ओवर द इनएविटेबल, राइट, इस बात को हम इस तरीके से बोल सकते हैं। नेक्स्ट बात कर सकते हैं, जो होना था वो हो गया। मेरे बच्चे क्या बोला मैंने यहाँ पे, जो होना था वो हो गया, मतलब कि जो भी चीजें होनी थी बच्चे वो हो चुकी है, अब हमें किस पे काम करना है, अब हमें आगे बढ़ना है, ठीक है ना, हमें पीछे नहीं देखना है, जो होना था वो हो गया। इस बात को कैसे बोलेंगे, सिंपल है, ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। What was to happen has happened. What was to happen has happened. बच्चे ध्यान रखना, ये जो was to होता है ना, बेसिकली मैं बता दूं इसके बारे में, was to का मतलब होता है कि जो चीज होनी थी, ठीक है ना, जैसे कि मैंने बोला he was to come, उसको आना था। आप बोलते हो she was to propose, she was to go, उसे जाना था, मतलब कोई काम होना था वो हो नहीं पाया, ठीक है ना। ये हालांकि हम बताते हैं कि जब कोई चीज हम करना चाहते हैं, ठीक है ना,
इंटरनल डिजायर्स के अंदर देखते हैं कि इज टू, एम टू, आर टू, वोज टू, वर टू को हम इस तरीके से यूज करते हैं। ये सेगमेंट है एक, ठीक है ना। इसके बाद बताएंगे, जैसे कि आपने एक टॉपिक देखा हो, मैं आपको बताऊं, जनरली हम क्या करते हैं, डू, डज, डिड, राइट। इनका यूज हम पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ नहीं करते, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ नहीं करते, बट यूज किया जाता है। जैसे अगर सेंटेंस बोले डू यू गो टू स्कूल, राइट, डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक हिंदी, तो सेंटेंस होगा आई स्पीक हिंदी, आई डू स्पीक हिंदी नहीं होता है। अगर हम इसमें ऐड करते हैं तो उसका मीनिंग अलग होता है, ये भी सही होता है। बट मुझे आज भी याद है कि मेरे टीचर ने भाई साहब कान पे यहाँ लगाया था मेरे को, क्योंकि उन्होंने बोला लिखो, उन्होंने मेरे को क्वेश्चन बता दिया भाई साहब, ठीक है ना, जिसको इंटरोगेटिव कहते हैं, और सेंटेंस था डू यू गो टू स्कूल, तो मैंने लिख दिया आई डू गो टू स्कूल, मैंने ऐसे लिख दिया। तो भाई साहब कान पे आया कि कोई सेंटेंस भी होता है पूरी इंग्लिश में, हाँ, कहाँ से बना, अपनी इंग्लिश बना रहा है घर से। तो भाई साहब उन्होंने चिपका दिया मेरे को, ठीक है ना। तो मैं कह रहा हूँ कि कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं भाई साहब, मैं उनको जाके बताऊं ये बात कि गुरुदेव आपने उस टाइम गलत मार दिया था, देखना ऐसा भी होता है। अब उस बात से होगा क्या, कुछ नहीं होना ना। तो कई बार ऐसा होता है भाई, से पिटाई हो जाती है। हाँ, पर उस टाइम हमें भी नहीं पता था, हम भी बता देते कि होता है, तो इसका मतलब कि मार सही पड़ी भाई साहब, ठीक है ना। जो टाइम था, जो नॉलेज था, ठीक है ना, उसके हिसाब से चीज़ें सही है। सब कुछ सबको आए ये भी जरूरी नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि उस टीचर को ये चीज़ नहीं पता थी तो वो टीचर नहीं है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि सब कुछ हमने भी नहीं आती, जैसे कि मैंने लास्ट में बच्चे अभी आपको बताया। और बहुत सारे सेंटेंसेस होंगे, आप हमसे भी पूछे, हमें भी नहीं आती। इवन किसी भी टीचर को कोई परफेक्ट होता ही नहीं है, मैं ऐसा मानो, सब लर्नर हैं और हमेशा लर्नर ही रहेंगे बच्चे। इंग्लिश कोई ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है कि जिसको आप कंप्लीटली तौर पे सीख लोगे। हाँ, मैथ्स की बात करोगे तो बच्चे कॉन्सेप्ट पे चलती हैं चीज़ें, ठीक है ना, फॉर्मूला पे चलती है, आप वहाँ कर लोगे। बट जब इंग्लिश की बात आती है तो इंग्लिश में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है मेरे बच्चे। अच्छे अच्छे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जो अच्छे अच्छे जो टीचर पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। आपको क्या लगता है कि कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, जैसे कि मैं पढ़ाता हूँ तो बच्चे मैं भी पहले चीज़ें देखता हूँ, राइट। ये चीज़ें एक फैक्ट है, ठीक है ना, क्योंकि हम कुछ गलत ना दें, तो वो चीज़ होनी भी चाहिए, जरूरी है वो चीज, ठीक है। सब कुछ सब किसी को नहीं आता बच्चे, सब कोई बताने की कोशिश करता है। What was to happen, जो होना था has happened, हो चुका। What was to happen, जो होना था has happened, इस बात को आप इस तरीके से कहेंगे। बात खत्म, आगे बढ़ते हैं। मुझे क्या खबर, जैसे कि कई बार आप गुस्से में नहीं बोलते बच्चे, मुझे क्या पता है, मतलब मुझे क्या खबर है, आप ऐसे बोलते हो ना, मुझे क्या पता। वो उस तरीके का बोला हुआ सेंटेंस हम बोलते हैं लिटिल डिड आई नो, लिटिल डिड आई नो, मुझे क्या पता, लिटिल डिड आई नो, मुझे क्या पता, मुझे रत्ती भर नहीं पता है। रत्ती भर को हम इस तरीके से बोलते हैं लिटिल डिड आई नो, मुझे क्या पता। आप इस बात को ध्यान, अब बच्चे जहां पर ये सेंटेंस लिखा रहेगा क्या हम इसका मीनिंग रिलेट कर लेंगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। अब एक और चीजें सुन लो भाई साहब, यहाँ पे सारे के सारे बच्चे, कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा, मैं वो बता दूं कि अब ये भी तो हिंदी हो रही है इसकी, तो बच्चे हम इसका मीनिंग कुछ और होगा। इसको रिलेट किया जाता है हमारी भाषा के सेंटेंसेस से, कि हम अपनी भाषा में बेसिकली कैसे बोलते हैं, हम कैसे यूज करते हैं। इवन देन मैंने आपको एक पार्ट बताया था जिसको कहते हैं प्रेग्मेटिक यूज, प्रेग्मेटिक यूज ऑफ अ वर्ड, प्रेग्मेटिक यूज ऑफ अ सेंटेंस। एक सेंटेंस को अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है, एक सेंटेंस को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है। और उस बात को अगर हम प्रैक्टिकल तौर पे समझें तो बहुत सारी सिचुएशंस, बहुत सारी मैं कह सकता हूँ ऐसे सर्टेन एग्जाम्पल्स आते हैं जिनको हम बहुत अच्छी तरीके से रिलेट कर सकते हैं। बट बिफोर दैट हमें ये क्लैरिफाई करना होगा कि हम आगे के पोर्शन को कैसे लेकर चलते हैं। तो मैं आपको ये कहता हूं कि कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं बच्चे, हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं उस लेवल पे, ठीक है ना। आगे चलते हैं, समझदारी से काम लो, ठीक है ना। कहते हैं ना कि समझदारी से काम करो, या फिर हम ये भी कह सकते हैं थिंक बिफोर यू स्पीक, ठीक है ना, पहले सोचो फिर बोलो, एक ही बात हो सकती है। बट इडियोमैटिक एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग कैसे बोलेंगे, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है ना। एक्ट सेंसिबली, एक्ट सेंसिबली का मतलब होता है, ठीक है ना, जैसे कि सेंसिबल होता है, एक्ट सेंसिबली का मतलब समझदारी से काम लो, अच्छे से काम करो, एक्ट सेंसिबली, अच्छे से बिहेव करो, ठीक है ना, बिहेव सही करो। ये उसी मतलब लेवल पे बोला गया सेंटेंस है, एक्ट सेंसिबली, ठीक है ना। इस बात को इसी तरीके से बच्चे हम अपनी बात के अंदर सेंटेंस को कह सकते हैं। आगे चलते हैं, अब सब बेकार है, हमें तुमसे प्यार है, ठीक है ना भाई साहब, अब सब बेकार है और हमें तुमसे प्यार है, ठीक है ना। तो बच्चे यहां पे इस सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, जरा आप मुझे बताएंगे, कौन सा था भाई, हाँ यही है, ठीक है ना। अब सब बेकार है, हमें तुमसे प्यार है मेरे बच्चे, ठीक है ना।
अब सब बेकार है, हमें तुमसे प्यार है। नाउ इट्स ऑल यूजलेस, अब आए हो हमारी दुनिया, हम अब आए हो हमारी लाइफ में आग लगाकर। ठीक है, तो भाई साहब जब भी हमें ऐसे कहना हो अब सब बेकार है, नाउ इट्स ऑल यूजलेस, क्या बोल सकते हैं, नाउ इट्स ऑल यूजलेस, कि अब सब बिल्कुल वेस्ट है, बिल्कुल खराब है, बिल्कुल वेस्टलेस होंगी चीजें। ऐसी बात को बताने के लिए मेरे बच्चे हम इससे डिफाइन करते हैं, इससे हम इस तरीके से बात को कह सकते हैं और बना सकते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट? इस तरीके से हम अपनी बात को लेकर चल सकते हैं। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। उन्होंने अपनी कार की गति तेज कर दी। बच्चे देखिए, कार को हम ये भी कह सकते हैं कि हमने स्पीड अप कर दिया, हमने स्पीड बढ़ा दी, इंक्रीज कर दी। बट आप एक चीज ध्यान रखना, हर जगह पे एक वर्ड बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं होता। कोई जरूरी नहीं कि एक ही वर्ड आप सही हर जगह पे यूज कर लोगे। जैसे कि हमने बोला कि मैं अपनी वोकैबुलरी को बढ़ा रहा हूं, तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे आई एम इंक्रीजिंग माई वोकैबुलरी। बेसिक लेवल पे बोले तो ठीक है, बट आपका लेवल अच्छा है तो आप बोलोगे आई एम इनहैंसिंग। इनहैंस बोला जाता है बच्चे। तो यही चीजें हैं। या फिर एक वर्ड होता है इनर्च करके बोला जाता है, ठीक है ना, एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं आ रहा, शायद यही वर्ड होता है, ठीक है ना, तो वो हम यूज करते हैं, वो भी एनहेंस के लिए यूज किया जाता है। They accelerated the speed of their car, right? They accelerated the speed of their car, कि उन्होंने अपनी कार की गति को बढ़ा दिया, तेज कर दिया, को हम कहते हैं बच्चे। आगे चलते हैं। भगवान पर भरोसा रखो और ठीक कार्य करो बच्चे। भगवान पर भरोसा रखो और ठीक कार्य करो, एक नंबर का सेंटेंस लिखा मेरे बच्चे। हम बहुत ज्यादा बोलते हैं ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट, ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट, ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट, forget about all the things, trust in God and do the right, trust in God and do the right, forget all about it, trust in God and do the right, कि भगवान में विश्वास रखो और सही चीजें करो, ये जरूरी है। आगे देखो बच्चे, हम बोल सकते हैं राहुल को नए सिरे से जीवन आरंभ करना होगा। भाई साहब राहुल बहुत दुखी है, उसको अपनी लाइफ को दोबारा से बनाना होगा बच्चे, मतलब दोबारा से शुरू करना होगा। तो हम यहाँ पे बोलेंगे राहुल शुड ब्रिंग लाइफ अफ्रेश, राहुल शुड ब्रिंग लाइफ अफ्रेश, राइट। इसका मतलब है कि राहुल को अगेन अपनी लाइफ को दोबारा से शुरू करना होगा। देखिए बच्चे, ब्रिंग लाइफ अफ्रेश का मतलब होता है कि जब जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आ जाते हैं, आप एक डाउन फेज पे जाते हैं और दोबारा से आप कम बैक करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं एक सेंटेंस आपको बोलता हूं कि संडे को करो रेस्ट और मंडे क्या था, हाँ हाँ, संडे को करता हूं रेस्ट और मंडे को फिर से बाउंस बैक, राइट। तो संडे को करता हूं रेस्ट और मंडे को करता हूं फिर से बाउंस बैक। तो भाई साहब यही चीज ध्यान रखना, मैं भी संडे को रेस्ट करता हूं, आप भी संडे को रेस्ट करते हैं और मंडे को आके हम क्या करते हैं, बाउंस बैक करते हैं, मतलब दोबारा से फिर अपने एफर्ट्स को लगाने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज भी ध्यान रखो। नेक्स्ट मूव करते हैं। हम धूप सेक रहे हैं, मतलब क्या है कि हम भाई साहब क्या कर रहे हैं, धूप सेक रहे हैं, सिंपल सी बात है। और इसके लिए हम यहाँ पे फायरिंग टेकिंग नहीं बोलेंगे, यहाँ पे जो बच्चे हैं, ठीक है ना, जहर इंग्लिश यूज करने वाले लोग समझदार हो जाए भाई साहब आज से, ठीक है ना, जहर इंग्लिश यूज करने वाले लोग क्या बोलेंगे, हम धूप सेक रहे हैं मेरे बच्चे, तो हम बोलेंगे वी आर बास्किंग इन द सन, राइट। मैंने क्या बोला, इसको काट देंगे बच्चे, इसमें नहीं है, वी आर बास्किंग इन द सन, कि हम कहाँ बैठ के कर रहे हैं बच्चे, हम धूप में बैठ के सेक रहे हैं, अपनी बॉडी को सेक रहे हैं। वी आर बास्किंग, ठीक है ना, बेक मत कह देना कि हम बेक कर रहे हैं, नहीं भाई साहब, बेक नहीं होता है, बास्किंग होता है, ठीक है ना। तो इस बात को भी आप बड़ी खूबसूरती के साथ समझते हुए चलेंगे बच्चे। तो इंपॉर्टेंट है हर एक चीजें, अगर आप जान रहे हैं तो डेफिनेटली आ रही हैं चीजें समझ में। दूसरी चीज, उसको ऊंचा सुनता है मेरे बच्चे, क्या सुनता है, उसको ऊंचा सुनाई देता है, मतलब वो ऊंची आवाज में चीजों को सुनता है, ऊंचा सुनता है उसको, ठीक है ना। तो जब भी मैं ऐसी बात बोलते हैं तो बच्चे उसके लिए हम सिंपल सा, बड़े ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ही इज हार्ड ऑफ हियरिंग होता है बच्चे। हार्ड ऑफ हियरिंग का मतलब होता है जिसको ऊंचा सुनाई दो, मतलब कानों में कमी होती है बच्चे, बहरा हम जिसको कहते हैं, ठीक है ना, ही इज हार्ड ऑफ हियरिंग हम बोलते हैं। बहरा कहना बच्चे बैड वर्ड्स होता है, इसी को हम कहते हैं कम्युनिकेशन के अंदर, कि आप कितना रिस्पेक्टफुली किसी को रिस्पेक्ट देके बोल रहे हैं। चलिए, कहते हैं ना कि कुछ लोग कहते हैं कि इंग्लिश में तहजीब नहीं, देखो ना बच्चे हम कितनी अच्छी से बोल रहे हैं। सर एक्चुअली ही इज हार्ड ऑफ हियरिंग, आपको किसी को नहीं, ही इज डम, ही इज डीफ, आप ऐसे बोलने की कोशिश करोगे तो वो बिल्कुल भी सही नहीं होगा। और सर एक्चुअली ही इज हार्ड ऑफ हियरिंग, उसको कम सुना है, बात वही कह रहे हैं, बट इफेक्टिवनेस देखो कितनी जरूरी है। ये बच्चे लैंग्वेज की खूबसूरती होती है। कुछ लोग कहते हैं इंग्लिश शब्द यूज करने से नहीं होता। मेरे बच्चे, तेरा नाम क्या है,
तो गलत होगा मेरे बच्चे। सर माफी चाहूंगा कि मैं आपका नाम जान सकता हूँ, तरीका ये भी है पूछने का। तो मैं कहता हूँ इंग्लिश में भी बच्चे लेवल होता है। कुछ लोगों को ऐसा बोलता है कि इंग्लिश वर्ड यूज करने से इंग्लिश बोलना है, नहीं मेरे बच्चे, इंग्लिश बोलने से इंग्लिश वर्ड यूज नहीं होते, इस बात को भी ध्यान रखना। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इंग्लिश वर्ड यूज करने से इंग्लिश बोलना आ गया, बट वो चीजें अलग रहती हैं। रिस्पेक्ट हर जगह पे होती है। हमने दिल खोल कर बात की, तो इसको बच्चे हम बोलेंगे वी हैड अ हार्ट टू हार्ट टॉक। वी हैड अ हार्ट टू हार्ट टॉक, कि हमने दिल खोल कर भाई साहब अपनी बातों को रखा है और अपनी बातें हमने की हैं। वी हैड अ हार्ट टू हार्ट टॉक, क्या बोला मैंने यहाँ पे, वी हैड हार्ट टू हार्ट टॉक, कि हमने टॉक टॉक दिल खोल कर हमने बातें की है मेरे बच्चे। क्या बोलेंगे हम, हमने दिल खोल कर बातें की हैं। इस बात को हम ऐसे ही लिख सकते हैं। समझ में आ गई कहानी आपको? उम्मीद है समझ में आ रही होगी। अब लगता है कि कुछ चीजें समझ आ रही हैं आपको, ठीक है? तो समझते रहेंगे मेरे बच्चे, ठीक है ना? समझते रहेंगे, यही चीजें बहुत जरूरी हैं। इसी तरीके से हम अपनी बात को लेकर चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। वह तुम्हारी गीदड़ धमकियों से नहीं डरता, मतलब आपकी जो कहते हैं ना कि वर्ड्स फेक धमकियां, ठीक है ना, उससे नहीं डरता भाई साहब वो। तो इस बात को हम कैसे बोल सकते हैं, हम कह सकते हैं ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ योर पेपर बुलेट्स। पेपर बुलेट्स का मतलब समझते हो क्या? तो मतलब पेपर बुलेट्स का मतलब होता है बच्चे, ये एक ऐसा फ्रेज है, मेरे को एग्जैक्टली जानते नहीं, बट मैं इसको रिलेट कर सकता हूँ। जैसे एक नकलियों की गोली होती है ना बच्चे, उससे डराने की कोशिश कर, पटाखे वाली बंदूक जो होती है, जो दिवाली पे अभी हम, समझ रहे हो, अब ये भी तो यार तुमने बताओ, वो उसको बोलते हैं पेपर बुलेट्स। क्या बोलते हैं? पेपर बुलेट्स बोला जाता है बच्चे। क्या बोला जाता है उसको? उसको पेपर बुलेट्स बोला जाता है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। तो मैंने बोला ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ योर पेपर बुलेट्स, कि वो आपकी गीदड़ धमकियों से नहीं डरता। ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ योर पेपर बुलेट्स। पेपर कह रहा हूँ यार, तुम भी ना, ये कैपिटल लिख के ना कंफ्यूजन होता है कई बार। इट्स पेपर, क्या बोलते हैं बच्चे? पेपर, राइट। पेपर बुलेट्स मतलब कागज की गोलियां, क्या ही डरेंगे भाई उससे। तो पेपर बुलेट्स का मतलब आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं बच्चे। मेरे जूते मुझे काटते हैं। अब जूता आके भाई काट नहीं रहा है, मतलब जूता चुभ रहा है, इसका मतलब ये है। तो उसके लिए बच्चे हम यूज करेंगे माई शूज पिंच में। क्या बोलेंगे? माई शूज पिंच में। हम ये बोल सकते हैं कि मेरे जूते जो है मुझे पिंच करते हैं, चुभते हैं। तो इस बात को हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं और रिलेट कर सकते हैं। क्लियर मेरे बच्चे? उससे अकेले में बात करने के लिए वह उसे अलग ले गई, ठीक है। तो भाई साहब जब आप किसी को अलग लेकर जाते हैं बात करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? देखो मेरे बच्चे, उसको हम बोलेंगे शी टुक हिम अपार्ट इन ऑर्डर टू स्पीक टू हिम। शी टुक हिम, उसे लेकर गई, अपार्ट दूर, इन ऑर्डर टू स्पीक टू हिम, उससे बात करने के लिए। सिंपल है, बहुत ज्यादा आसान है, इसको मैं ऐसे यूज कर सकते हैं। समझ रहे हो? चलिए, उसको लेने के देने पड़ गए। मतलब क्या है कि भाई लेने के देने का मतलब क्या है कि भाई वो करने कुछ गया था, ठीक है ना, हो कुछ गया उसके साथ। तो लेने के देने का मतलब होता है कि जब आप करने कुछ और जाते हैं और हो कुछ और जाता है, तो उसको हम लेने के देने के साथ हम इस तरीके से बात को बोलते हैं। तो उस पर हम बोलेंगे मेरे बच्चे, थिंग्स हैव टर्न्ड अगेंस्ट हिम। क्या बोला मैंने पे? थिंग्स हैव टर्न अगेंस्ट इट, कि जो चीजें थी भाई साहब वो उसकी उल्टी पड़ गई। अब किसी को आप गिराने गए हो और आप खुद गिर जाओ, तो उसी को हम यही तो कहेंगे ना कि भाई इसको लेने के देने पड़ गए, करने कुछ और गया था, हो कुछ और गया है। तो ऐसी कहानी को भी बच्चे हम इसी के अंदर रखते हैं, ऐसी कहानी को भी हम इसी के अंदर रखते हैं, और यही बहुत अच्छी तरीके के सेंटेंस हो सकते हैं। आगे देखो मेरे बच्चे, हम बोल सकते हैं उसकी करनी भी उतनी अच्छी है जितनी कथनी। अब एक करनी कथनी का जो केस है, हिंदी थोड़ा शुद्ध हो गया, तो उसको हम ऐसे समझने की कोशिश करते हैं इससे, His action is as good as his word, मतलब उसके, ठीक है ना, उसके शब्द भी उतने अच्छे हैं जितना उसके एक्शंस, ठीक है ना। तो मतलब इस तरीके से करनी कथनी का मतलब होता है कि उसका काम भी उतना अच्छा जितने उसके शब्द हैं। तो इस बात को हम इस तरीके से रिलेट कर रहे होते हैं। आप तो हमेशा नुक्स ही ढूंढते रहते हो, मतलब जो लोग आप कमियां ढूंढते हैं उसको नहीं कहते यार तुम्हें, है ना, मतलब सबके अंदर कमियां दिखती हैं। कभी अच्छाई भी देख लिया करो किसी लोगों के अंदर, कुछ लोगों के अंदर अच्छाई भी होती है भाई साहब। तो जब आप ऐसा बोलते हो तो उनको ये कह सकते हो आप, यू आर ऑलवेज लुकिंग फॉर फॉल्स, यू आर ऑलवेज, यू आर, या बोल सकते यू आर लुकिंग सॉरी आप बोलेंगे यू आर ऑलवेज लुकिंग फॉर फॉल्स। क्या बोलेंगे? यू आर ऑलवेज लुकिंग फॉर फॉल्स। क्या बोलेंगे? यू आर ऑलवेज लुकिंग फॉर फॉल्स। ऐसे बोलने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना बच्चे? तो ये चीज भी ध्यान रखना। आगे देखते हैं, वह अपने आप में पूरी तरह शर्मसार था। मतलब कोई इंसान
कोई गलती कर दे और उसको रियलाइज हो जाए तो हम कैसा महसूस करते हैं? ऐसा मानते हैं ना कि यार गलती होगी भाई साहब, तो उस बात को हम कैसे रिलेट करेंगे? हम बोलेंगे ही वॉज ट्रूली ashamed ऑफ हिमसेल्फ। ट्रूली का मतलब होता है बच्चे खुद से ही, ठीक है ना। ही वॉज ट्रूली पूरी तौर पर शर्मशार था, ashamed ऑफ हिमसेल्फ। ashamed ऑफ हिमसेल्फ का मतलब होता है कि खुद में। बच्चे थोड़ा सा छाले हैं तो अगर थोड़ा मैं प्रोनाउंस अलग कर पा रहा हूँ तो उसके लिए माफी चाहूंगा, ठीक है ना। उसे अपने खर्चे कम करने चाहिए, तो कैसे बोलूंगा? शी शुड कट डाउन हिज एक्सपेंसेस। क्या बोलेंगे? शी शुड कट डाउन हिज एक्सपेंसेस। कट डाउन हिज एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि अपने खर्चे को कम कर देने को कट डाउन हिज एक्सपेंसेस कहा जाता है। आजकल सब लोग स्वार्थी हैं भाई साहब, इस दुनिया में सब स्वार्थी हैं, तो इस बात को हम बहुत ही सिंपल सेंटेंस के साथ यूज कर सकते हैं जो कि है सेल्फिशनेस इज द ऑर्डर ऑफ द डे। क्या बोलते हैं बच्चे? सेल्फिशनेस इज द ऑर्डर ऑफ द डे, कि सब लोग आज के टाइम में स्वार्थी हैं, सब स्वार्थ से ही जुड़े हुए हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं लोग और भाग जाते हैं। आप अच्छी तरीके से जानते हो इस बात को, ठीक है ना। इंतकाम लेंगे, ठीक है ना। तुम मुझे छोड़ के चली गई और भाई साहब अब मैं आईएएस बनूंगा और तुम्हारी गली में आऊंगा, ठीक है ना, लाल बत्ती को लेकर, और फिर तुम तरसोगी कि मैंने इसको क्यों छोड़ दिया। सोचते हैं कुछ लोग ऐसा। भाई साहब इंतकाम वाली कहानी अलग होती है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है ना। मैं पल भर भी सो नहीं सका तुम्हारी याद में, क्या कहूं? तो आप इस बात को बोल सकते हैं आई कुड नॉट हैव इवन अ विंक ऑफ स्लीप, मतलब एक पलक तक नहीं जबकि मैंने बच्चे, आई कुड नॉट हैव इवन अ विंक ऑफ स्लीप, कि मैं एक पलक तक नहीं जबकि, तो इस बात को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं और यहाँ पे बोल सकता हूं, ठीक है ना। मैच बराबर रहा, सेंटेंस होगा द मैच एंडेड इन अ ड्रॉ, राइट, इस तरीके से करके हम बोल सकते हैं। दूसरा इस बात की घर घर में चर्चा है, टॉक ऑफ द टाउन सुना होगा बच्चे आप लोगों ने, बट यहाँ पे ध्यान रखना इट इज द टॉक ऑफ द टाउन, कि ये तो भाई साहब ऐसा चर्चा है कि सभी को पता है, मतलब सभी इसके बारे में जानते हैं। दूसरा, कभी किसी का दिल ना दुखाओ, ठीक है ना। कभी किसी का दिल ना दुखाओ मतलब क्या होता है बच्चे? हम बोलते हैं नेवर हर्ट द फीलिंग्स ऑफ अदर्स, नेवर हर्ट्स द फीलिंग ऑफ अदर्स, मतलब किसी का दिल ना दुखाओ, ऐसी बात को हम इस तरीके से बोलते हैं। क्लियर है बच्चे? तो बच्चे आज का ये सेशन था, उम्मीद आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ध्यान रखेंगे, टेक केयर। उम्मीद आप सभी को सेशन कैसा लगा, कुछ पूछा था कमेंट करके बताना। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं कल के सेशन।